नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का फाइनल। में हूं आपके साथ अरुण। देश में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को खत्म हो गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी सारे राजनीतिक दल और यहां तक कि चुनाव आयोग भी मतदान के आंकड़े बढ़ाने में असफल रहा है। 2019 में जिस मतदाता ने बम्पर वोटिंग की थी, आखिर उसी मतदाता ने 2024 में वोटिंग से दूरी क्यों बना ली? आज हम मध्य प्रदेश की दूसरी चरण की 6 सीटों का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गिरते मतदान के कारणों को। देखते रहिए सत्ता का सेमीफाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में हुए मतदान में 190 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश की कुल 29 में से 12 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग के प्रयासों के बाद भी मतदान प्रतिशत 2019 के चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा है। अब भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल मंथन में जुटे हुए हैं कि आखिर 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में वोटिंग कम क्यों हुई है। गिरते मतदान पर देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में एमपी की 6 सीटों पर 58% से ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन यह आंकड़ा 2019 के चुनाव से कम ही रहा। पिछली बार इन सीटों पर औसत 67% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 9% कम वोटिंग हुई। हालांकि पहले चरण में कम वोटिंग के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। खुद सीएम मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा था कि वो पार्टी स्तर से लेकर निर्वाचन आयोग तक तय करने में लगे हैं कि किसी भी तरह वोट % बढ़ाया जाए। नहीं, ये हमने आह्वान अपनी पार्टी के मतदाताओं के लिए जो पन्ना प्रमुख से लेकर पूरे संगठन के लिए किया है। हम कोशिश भी कर रहे हैं और चुनाव आयोग से भी कह रहे हैं कि वो भी जो पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और अगर दूरस्थ में तो कोई वाहन साधन लगाए, जो कर सकते वो करे। चुनाव आयोग का भी दायित्व है कि वो अधिकतम मतदान कराए। सरकार की जवाबदारी चुनाव आयोग के माध्यम से है ना, तो जो हो सकता वो सब करे। इसके बाद निर्वाचन आयोग समेत सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि वोट % बढ़ाया जा सके। लेकिन शायद खुद डॉक्टर मोहन यादव ये जानते हैं कि जो समय चल रहा है वो सामाजिक दृष्टि से चुनाव के अनुरूप नहीं है। ऐसे में खुद सीएम ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि हो सकता है सारी कोशिशों के बावजूद वोटिंग कम ही रहे। हमारे लग्न सरे का समय था, शादी ब्याह बहुत ज़्यादा थी और पिछली बार चुनाव उस सेक्टर में मई में हुए थे, अभी अप्रैल में हो गए। तो फसल कटाई का समय भी यही है, तो लोग अपने अपने फसल कटाई में भी लगे हैं, लग्न सरे शादी ब्याह में भी लगे हैं। अलग अलग प्रकार की कई क्षेत्रों में मान के कार्यक्रम चल रहे हैं जो वर्षा काल के पहले पहले हो जाते हैं। तो वही कई कारण है जिसके कारण से इस पे ध्यान गया। अब राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ने से बीजेपी को फायदा हुआ था। बीजेपी ने बड़े मार्जिन से ये सभी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कम वोटिंग % दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, इसका मेन रीजन ये मैं मान रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 4 लाख लोगों को लेके आई, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हताश है, निराश है और उसने जिस तरह मतदाताओं को निकालना चाहिए नहीं निकाला। दूसरा एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा फाउल कर गई है और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से बोल दिया कि हम 400 पार हैं, तो कार्यकर्ता को लगता है ये 400 पार है ही है, तो अब मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। मतलब सरकार हमारी 273 में बन जाएगी, 270 में बन जाएगी, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। दूसरा कारण ये रहा और तीसरा कारण ये है कि मोदी की गारंटी, जब गारंटी मोदी जी ने ले ली है तो कार्यकर्ता क्यों अपनी मेहनत करेगा। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोटिंग होगी, लेकिन घटते मतदान के आंकड़ों ने भाजपा ही नहीं कांग्रेस की भी धड़कनें तेज कर दी है। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। पिछले 3 चुनाव से खजुराहो सीट बीजेपी के पास है। एक नजर में देखिए यहां क्या रहा मतदान का हाल। 3 चुनाव से बीजेपी ही खजुराहो सीट जीत रही है। 2009 के चुनाव में यहां से बीजेपी के जितेंद्र बुंदेला ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014 में नागेंद्र सिंह यहां से चुनाव जीते
2019 में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पहली बार यहां से लोकसभा का चुनाव 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। इस सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बार भी प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव में यहां की सभी 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार यहां पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 11% वोटिंग कम हुई। बात करें विधानसभा चुनाव की तो लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 सीटों पर औसत मतदान 74% हुआ था। अब विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में 18% वोट कम पड़े। भाजपा के कब्जे वाली कटनी जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा, विजय राघवगढ़ और गौरीबंद में तो 19, 21 और 27% कम वोटिंग हुई। खजुराहो लोकसभा सीट में 2014 में 51.36% वोटिंग हुई थी। यह आंकड़ा 2019 में बढ़कर 68.30% पहुंच गया था, जबकि इस बार यानी 2024 में 56.91% वोटिंग हुई। ये औसत से 11.39% कम। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के तुलना में वर्ष 2024 के इस बार के चुनाव में वोटिंग का जो प्रतिशत गिरा है, उसके पीछे खजुराहो संसदीय क्षेत्र का जो मुख्य कारण है वो ये है कि मेरी जानकारी के मुताबिक जब से मैंने लोकसभा का चुनाव देखा है, ऐसा नीरसता भरा चुनाव मुझे देखने के लिए नहीं मिला। कम वोटिंग के पीछे कारण एक तो यहाँ पे जो विपक्ष के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा है, तो इसलिए लोगों का उत्साह घटा है चुनाव करने में। दूसरी बात, शादी समारोह भी चल रहे हैं। तीसरी बात, गर्मी बहुत थी। लेकिन जिस प्रकार से इस बार चुनाव का प्रतिशत घटा है, उससे जो सामने वाले बीजेपी के प्रत्याशी बड़ा दावा कर रहे थे, वो लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। खजुराहो में पिछले 2 लोकसभा चुनाव बीजेपी बड़े मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार मतदाता के मन में क्या है और वो अपने घरों से वोट करने क्यों नहीं निकला, ये सवाल अब सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के मन में कौंध रहा है। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और अब एक नजर सतना सीट के आंकड़ों पर डालते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो मतदाताओं में जो उदासीनता है, तो एक वजह तो ये हो सकती है कि जो प्रत्याशी थे, अगर सतना के संदर्भ में बात करें तो बीजेपी ने 4 बार के सांसद को प्रत्याशी बनाया था, वो विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी थे, और इसी तरह से कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया था। तो जब प्रत्याशी वही पुराने होते हैं जिनके परफॉर्मेंस को लेकर जनता में कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, उसके चलते भी लोग थोड़ा सा उदासीन थे कि इन्हीं लोगों को विधानसभा में भी वोट दीजिए, फिर इनको लोकसभा में वोट दीजिए। तो एक तरह से जनता ने जो ये पार्टियों की जो एक टेंडेंसी हो गई कि उसी एक प्रत्याशी को रिपीट करना, उसको जनता ने नकार दिया। इसके चलते जो प्रबुद्ध वर्ग था, जिसको एलीट वर्ग कहते, वो वोट डालने नहीं गया। 2019 में बीजेपी ने ये सीट 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन तब वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल था। इस बार गिरते मतदान ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर पिछले तीनों चुनाव से बीजेपी का कब्जा है। इस बार यहां वोटिंग का क्या हाल है, देखिए एक नजर में। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहां से एक बार फिर उम्मीदवार हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने हर बार प्रत्याशी का चेहरा बदला, लेकिन उसे हार मिली। इस बार भी कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है। टीकमगढ़ ऐसी सीट है जहां पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले वोटिंग फीसदी 6% कम दर्ज हुआ। दूसरी लोकसभा सीटों के मुकाबले यहां थोड़ी बेहतर स्थिति है। विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो यहां 17% कम वोटिंग हुई है। इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक बीजेपी के प्रत्याशी हैं। टीकमगढ़ लोकसभा में आने वाली पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। यहां से नितेंद्र सिंह राठौर विधायक हैं। वहीं निवाड़ी सीट से भाजपा के अनिल जैन विधायक हैं। टीकमगढ़ में 2014 में 50.16%, 2019 में
66.57%, जबकि 2024 में 59.79% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार की तुलना में 6.78% कम है। बीते 15 साल से टीकमगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन वो हालात तब थे जब वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ रहा था। इस बार घटते मतदान ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तमाम दावों की हवा भी निकाल कर रख दी है। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर इस साल करीब 7% वोट कम पड़े हैं, जिसने दोनों प्रमुख दलों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों से 50% से ज्यादा वोटिंग हो रही है। इस बार भी वोटिंग परसेंट 50% से ज्यादा है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले ये कम ही हुआ है। पिछला चुनाव जीते राव उदय प्रताप सिंह इस बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इसलिए यहां से बीजेपी ने दर्शन चौधरी को टिकट दिया है। यहां पीएम मोदी भी सभा ले चुके हैं। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर पिछली बार सबसे ज्यादा 74% वोटिंग हुई थी। इस बार ये 7% घटकर 67% रह गई। विधानसभा चुनाव की तुलना में यहाँ 16% कम वोटिंग हुई है। लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह डॉक्टर मोहन सरकार में मंत्री हैं। बावजूद इसके दोनों सीटों पर 19 और 15% वोटिंग कम हुई। होशंगाबाद में 2014 में 65.80% वोट पड़े, जबकि 2019 में वोटिंग परसेंटेज 74.19% था। यह आंकड़ा 2024 में 67.16% रह गया, जो पिछली बार से लगभग 7% कम है। अब कम मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों समेत निर्वाचन आयोग भी चिंता में है। हो सकता है अगले चरण में फिर से वोटिंग बढ़ाने को लेकर नई कवायद की जाए, लेकिन जो हो चुका उस पर मंथन के सिवा राजनीतिक दलों के पास फिलहाल कुछ नहीं है। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। रीवा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले औसतन करीब 11% मतदान कम हुआ है। ये गिरावट का बड़ा आंकड़ा है। देखिए रिपोर्ट। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले औसतन करीब 11% कम मतदान हुआ है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव के मुकाबले सभी सीटों पर करीब 18% वोटिंग कम हुई है। इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का क्षेत्र भी शामिल है। सिमरिया ऐसी विधानसभा सीट है जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इन दोनों सीटों पर लोकसभा चुनाव में 17% वोटिंग कम हुई है। रीवा लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने नीलम अभय मिश्रा को मैदान में उतारा है। बीजेपी पिछले 2 चुनाव से ये सीट जीत रही है। 2019 में इस सीट पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। जनार्दन मिश्रा ने 3 लाख से भी ज्यादा वोट के अंतर से ये चुनाव जीता था। रीवा में 2014 में 53.74% वोट पड़े। 2019 में यह आंकड़ा 60.33% था, जबकि 2024 में 49.44% वोट पड़े, जो 2019 के मुकाबले 10.89% कम रहे। बीते 2 चुनाव में यहां बीजेपी के टिकट पर जनार्दन मिश्रा ने जीत दर्ज की। इस बार भी बीजेपी ने जनार्दन मिश्रा पर ही भरोसा जताया, लेकिन वोट फीसदी कम होने से न सिर्फ जनार्दन मिश्रा बल्कि बीजेपी के माथे पर भी चिंता की लकीरें आना लाजमी है। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। दमोह में भी कम मतदान ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ करीब 9% वोटिंग कम हुई है। देखिए रिपोर्ट। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 9% वोटिंग कम हुई है, जबकि विधानसभा से तुलना करें तो 21% कम वोटिंग हुई। यहाँ की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जबेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी डॉक्टर मोहन सरकार में मंत्री हैं। लोधी की जबेरा सीट पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले 22% वोटिंग कम हुई है। दमोह लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई थी।
यहां से सांसद रहे प्रहलाद पटेल अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी ने इस बार राहुल लोधी को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी के 10% वोट बढ़े थे। दमोह लोकसभा सीट में 2014 में 55.33% वोटिंग हुई थी, जबकि 2019 में 65.82% वोट पड़े थे। यह आंकड़ा 2024 के चुनाव में 56.4% रहा, जो पिछली बार की तुलना में 9.42% कम है। अगर 2019 के आंकड़ों से हम तुलना करें तो यह प्रतीत होता है कि 19 में 65% करीब मतदान हुआ था और अब 56% करीब है। तो ऐसा लगता है कि ये कम है। चूंकि वोटर्स भी 3 प्रकार के होते हैं मेरे ख्याल से, तो एक जो सत्ता पक्ष के लिए करते हैं, दूसरे विपक्ष के लिए, और तीसरे ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं। अब ये जो प्रतिशत कम हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है सत्ता पक्ष के लोगों ने तो अपना मतदान किया होगा, विपक्ष ने भी किया होगा। जो तीसरा पक्ष है, लचीला पक्ष, वो उदासीन क्यों रहा, या वो गया या नहीं गया, इसने वोट कम क्यों डाला, यह शोध का विषय है। ये सही है कि बढ़ता मतदान राजनीतिक दलों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है, लेकिन ये भी सही है कि घटता मतदान न सिर्फ मायूसी बल्कि चिंता बढ़ा देने के लिए भी काफी है। आखिर सवाल 5 साल का है। अगर नेता और पार्टी के हाथ से ये मौका निकल गया तो फिर अगले 5 साल सिर्फ हाथ ही मलते रह जाना है। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी हैं। अजय जी, देखा जाए जिस तरीके से 2019 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं 2024 में कम होता जा रहा है। जो घटता वोटिंग परसेंट है, इससे सियासी जो मायने हैं क्या निकाले जा रहे हैं? देखिए, सियासी माने बड़े सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो एक मैसेज जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है और इसलिए वोटिंग कम हुई है। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बिल्कुल मैदानी स्तर पर जाकर बात करें तो उसका ये अर्थ नहीं निकलता। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वोटिंग कम हुई है। अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जैसे दमोह की बात करें, हम दमोह में पिछली बार चूंकि प्रहलाद पटेल जैसा बड़ा नाम हुआ करता था, वो वहाँ से प्रत्याशी थे, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का रुझान, मतदाता का रुझान उनके प्रति ज़्यादा था और इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। इस बार देखिए, दोनों पार्टियों ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, दोनों प्रत्याशी बहुत अनजान टाइप के चेहरे हैं लोकसभा की दृष्टि से, और इस वजह से आप देखिए कि वोटिंग का परसेंट, एक जो इमोशनल जुड़ाव होता है मतदाता का अपने प्रत्याशी के साथ, वो इसमें साफ नहीं दिखाई पड़ रहा और इसीलिए वोटिंग परसेंट वहाँ पर लगातार इस बार कम हुआ है। जबकि पिछली बार अगर 2014 से देखें तो 2019 में वोटिंग परसेंट बढ़ा था, क्योंकि कद्दावर नेता चुनाव मैदान में थे और एक लहर जैसी, वेव जैसी बीजेपी के पक्ष में चल रही थी और वो वोटिंग को बढ़ाने में सफल रही। इस बार माहौल वैसा नहीं बन पाया अभी तक। जो 2 फेज हो चुके हैं चुनाव के, इसमें लगे कि बीजेपी की सरकार, अब लोगों को लग रहा है कि कई बार कंफर्ट जोन की बात हो जाती है कि बीजेपी की सरकार तो बनी रही है और वो कंफर्ट जोन में आ गया वहाँ का वोटर जो है। और दूसरा बात होती है कि जो मतदाता बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का है, वो ये मान के चलता है कि स्थितियाँ ठीक नहीं है, कोई मतलब नहीं वोट डालने का, कोई मतलब नहीं परेशान होने का। तो एक न्यूट्रलनेस जो आ जाती है तो मतदाताओं में वो बड़ा नुकसान कर रही है और जो आंकड़ा गिर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जी अजय जी, जिस तरीके से देखा जाए सतना लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2019 के मुकाबले 2024 में 12% कम मतदान हुआ है। लेकिन अगर आप 2014 से और 2024 का एक वो अगर तुलना करें तो सेम है लगभग भाई। 62.63% 2014 में था, 61.87 अभी है, तो उसके बराबर है। पिछली बार जो जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जो माहौल बना था पिछली बार नरेंद्र मोदी को लेकर के अब के, और उस माहौल को ये मान के चला, इस बार पिछली बार ये लग नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट हो रही है या एनडीए की सरकार लगातार रिपीट हो रही है। एक माहौल था कि इसको, और इसलिए जब पुलवामा का हमला हुआ, तमाम पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई, उन तमाम मुद्दे ऐसे थे, अचानक इन्होंने वोटिंग, इस बार हम देखें, अगर इतिहास उठाकर देखें इस बार का, तो अभी तक कोई ऐसा घटना जी जो मोटिवेट कर सके या वोटरों को ला सके कि ये नहीं वोट डालने जाना ही है। सिर्फ राम मंदिर वाला इशू
छोड़ करके राम मंदिर के इशू में ये बांध के फिर वही बात आती है कि मतदाता ने ये मान लिया कि इस बार बीजेपी सरकार बन रही है और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और इसलिए वो बैकफुट पे चला गया। उससे फिर दूसरे हीट वेव्स का मामला था तो बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी उससे। और देखिए दूसरी बात, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है मतदाता का प्रत्याशी के प्रति, वो दिखाई नहीं पड़ा इस बार। पिछली बार भी अरुण हम लोगों ने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि तमाम जो प्रत्याशी थे वो घर घर पहुंचे, उनको बताया जा करके कि जिस तरह से माहौल बन रहा है उसमें पुलवामा में अटैक हो गया और पाकिस्तान हमला कर सकता है, तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश की गई और उसका फायदा देखिए बहुत ज़्यादा। आप जो सतना की बात करें तो कहाँ 62% तो 70% वोट बढ़ हो गया था, तो एकदम जो वोट बढ़ा। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसी कोई घटना राम मंदिर वाले मुद्दे पे लोगों को लग रहा है कि सबको पता ही राम मंदिर बन गया और उसका श्रेय बीजेपी को जा रहा है, ये सब कुछ तय हो जाए। यानी एक बड़े प्लान्ड वे में चुनाव हो रहा, बड़ी शांति के साथ चुनाव हो रहा, ऐसा लग रहा और इसीलिए ये वोटिंग परसेंट वहाँ पे कम हो रहा है। सतना में जैसे आप सतना की बात करें, सतना की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे 7 विधानसभा सेगमेंट हैं, 7 विधानसभा सेगमेंट का अपना अपना अलग अंदाज है। अगर आप थोड़ा सा नारायण त्रिपाठी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, वहाँ पर गणेश सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पिछला विधानसभा में उनको उतारा गया था, विधानसभा का चुनाव वो हार गए, उसके बाद भी बीजेपी ने उनको रिपीट किया है। तो हम आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के कितना भी सोच लें, नरेंद्र मोदी या अमित शाह की सोच के बराबर नहीं हो सकता हम, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनके दिमाग में प्लान रहा होगा, इस वजह से उनको उतारा गया और उसको एग्जीक्यूट करने का वही रास्ता खोजा जा रहा है। आप देखिए नरेंद्र, अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वहाँ बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो काफ़ी मजबूत माना जाता है, पर वो है कहाँ पर, वो 2-3 इलाकों में है वहाँ का वोट बैंक। उस वोट बैंक में अगर कन्वर्ट होता है तो बहुजन समाज पार्टी को जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट और प्लस ब्राह्मणों का वोट, अगर ब्राह्मणों के वोट और बहुजन समाज पार्टी के वोट बसपा प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी के खेमे जाते हैं, तो ये बीजेपी को जो नहीं मिलने थे वो वोट अगर बसपा का प्रत्याशी कोई ब्राह्मण आदमी नहीं होता तो ब्राह्मण वोट मजबूरी में या तो कांग्रेस को जाते या न्यूट्रल हो जाते, और आज की स्थिति में वो वोट जाकर के नारायण त्रिपाठी को पड़ रहे हैं, तो ब्राह्मण वोट कट रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का जो प्रत्याशी ओबीसी का प्रत्याशी है उसको जो वोट मिले तो मिलेंगे, और ब्राह्मणों के वोट जो कांग्रेस को मिले तो नहीं मिले, तो ऐसी संभावना बढ़ जाती है कि बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त लगातार बनी रहेगी। ये हो गई आपकी सतना की बात। अब आप रीवा की बात करिए। रीवा में ब्राह्मण वोट, जैसा आप सिमरिया की बात कर रहे थे, सिमरिया से अभय मिश्रा हैं। अभय मिश्रा, क्योंकि सिमरिया ब्राह्मणवादी बाहुल सीट है, अभय मिश्रा महाचुनाव जीत गए, लेकिन अभय मिश्रा जब लोकसभा में लड़ते हैं तो लोकसभा में वहाँ 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। सिमरिया जैसा मूड देव तालाब का नहीं होगा, सिमरिया जैसा मूड गुड़ का नहीं होगा, सिमरिया जैसा मूड रीवा का नहीं होगा, सिमरिया के मतदाताओं की सोच मऊगंज त्योंथर की नहीं होगी। सबकी अलग अलग सोच होती है। आप त्योंथर में जाइए, त्योंथर में अगर कोई जस्टिफाई कर दे कि वहाँ डकैती की समस्या, बाकी समस्याएं, पानी की समस्या दूर हो रही है और ये प्रत्याशी कर सकता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या परफॉर्मेंस मान वहाँ जो सांसद जी हैं मिश्रा जी उनका कैसा रहा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसको राजेंद्र शुक्ला ने अगर प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव तक त्योंथर में पानी की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, सड़क बन जाएगी, तो मतदाता उससे प्रभावित है। उसे अभय मिश्रा से कोई मतलब नहीं, उससे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, उस पर वो काम करेगा और वही इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है। जी, देखा जाए 2019 में मतदान बढ़ा था जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिला था। इस बार कांग्रेस कह रही मतदान कहीं ना कहीं कम हुआ है, जो प्रतिशत रहा है वो भी कम है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज 2019 में बढ़ा था जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। नहीं, देखिए, जब तक आप इस तरह के आंकड़े एनालिसिस, इस तरह का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है कि हमको विधानसभा के सेगमेंट वाइज आंकड़े पता हों और उसमें भी बूथ लेवल के आंकड़े पता हों, तब हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। भले पिछली बार भी 2019 में भी चुनाव के पहले कहाँ कह रहा था कोई कि मोदी की बम्पर जीत होगी, सभी मान के चल रहे थे कांग्रेस की 4 सीट निकाल लेगी, 3 सीट निकाल लेगी। आखिरकार कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा छोड़ कोई भी सीट नहीं आई। तो आज भी अगर हम एनालिसिस करें कम वोटिंग हुई है तो उसका कोई दावा नहीं कर सकता, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है उसका, सिर्फ एनालिटिकल रीजन हमारे पास होते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा के देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने बात की होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की जी, तो होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में होशंगाबाद की जो 4 सीटें विधानसभा की उनका मूड अलग होता है। होशंगाबाद में जो व्यक्ति काम कर रहा है, पिपरिया में ऐसी सोच हो सकती है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 विधानसभा सेगमेंट नरसिंहपुर जिले के भी हैं।
नरसिंहपुर जिले का आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, चाहे जो कर लो आप, अगर प्रहलाद पटेल जिस तरह से मोटिवेट करेंगे वहां पर, उस हिसाब से मतदाता मोटिवेट होगा वहां पर। अब आप चलिए कि उसकी में एक सीट रायसेन जिले की उदयपुरा है, होशंगाबाद में। उदयपुरा में चाहे वो किरार बाहुल सीट होती है, और किरार बाहुल की तरफ से शिवाजी पटेल वहाँ से विधायक चुने गए हैं, मंत्री बना देंगे पहली बार का होने के बाद भी, तो वो मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन तो अगर हमको पता पड़े कि उदयपुरा में वोटिंग बहुत कम हुई है, और उदयपुरा का वो इलाका जहाँ पर कि किरार वोट है वहाँ वोटिंग कम हुई है, तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी से नाराजगी है। लेकिन अगर हमको नरसिंहपुर में पता पड़ रहा है कि नरसिंहपुर में वोटिंग कम हुई है, और नरसिंहपुर के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बूथ पर वोटिंग कम हुई है, तो हम मानेंगे नरसिंहपुर में ये इलाके कांग्रेस बाहुल होते हैं, और कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की वोटिंग कम हुई है। तो आप ये जो कम हुआ इसे दावा कैसे कह सकते हैं? हो सकता है ये कांग्रेस का वोट हो, वो न गया हो, कांग्रेस का वोटर जो चाहता है वो न गया हो। तो जब तक विधानसभा वाइज और पोलिंग बूथ वाइज डाटा हमारे पास नहीं आता है, तब तक एक कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। एक जनरल परसेप्शन होता है कि अगर वोटिंग कम होती है तो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ उसमें उसको नुकसान होता है, लेकिन उस परसेप्शन को साइंटिफिक रीजन का कोई कारण नहीं बनता। जी बिल्कुल। तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से देखा जाए वोटिंग परसेंटेज जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 में कहीं ना कहीं कम रहा है, जिसका एनालिसिस हमारे स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी के साथ हमने किया और आपको बताया किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और पिछली बार क्यों बढ़ा, इस बार कम क्यों हुआ है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।